हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे बीएड और डीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आने वाले जो भी संभावित क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस में आज हमने 42 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब ये जो 42 क्वेश्चंस है ये किसके हैं? केवल और केवल जनरल एप्टीट्यूड के हैं। देखे जाते हैं कि लोग जनरल एप्टीट्यूड को ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हालांकि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों के चारों क्वेश्चन सही होंगे। इस तरीके से हम जो रहते हैं वो गलत टिक लगा करके चले आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो क्वेश्चंस हमने टिक लगाया है वो क्या होगा, सही हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए बार बार इसको देखने की ज़रूरत है, बार बार इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि एग्ज़ाम में ये जो परेशानी है उसका सामना न करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसीलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक शेयर करें जो भी बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल में सोता रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई भी बच्चा है 6 से 11 साल का, तो वो जाहिर सी बात है कि किसी को नींद आ जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डाँटना चाहिए, उसे माता-पिता से बात करनी चाहिए, कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। कक्षा से बाहर कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अनदेखा कर देने से वो और बिगड़ जाएगा, उसे डाँट कर भी नहीं सुधारा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों बी नंबर, माता-पिता से बात करनी चाहिए कि आपके संतान ये चीज़ें कर रहे हैं, कक्षा में आकर सो रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुपोषण से ग्रस्त बच्चों में कौन सा लक्षण आपको आमतौर पर दिखाई देता है? तो अधिक ऊर्जा, लंबाई तेजी से बढ़ना, शरीर में कमजोरी और तेज दौड़ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? शरीर में कमजोरी। जो भी कुपोषण से ग्रस्त बच्चे होंगे उनमें क्या कैरेक्टर दिखाई देंगे? शरीर में कमजोरी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 6 से 11 वर्ष के बच्चों में कौन सी संज्ञानात्मक विशेषता विकसित हो जाती है? जैसे अमूर्त चिंतन, मूर्त संक्रियात्मक सोच, पूर्व संक्रियात्मक सोच, तर्कहीन। देखिए 6 से जो 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, या जो भी पहले बीत गया रहता है उसके बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, अमूर्त चिंतन में नहीं करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक सोच, यानी कि जो भी उनके दिमाग में आते रहता है वो आमतौर पे आसानी से करते रहते हैं, ये इनका सोच रहता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, चौथा क्वेश्चन। इस वर्ष में जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, इनकी जो भाषा संबंधी क्षमता होती है वो कैसे होती हैं? तो भाषा संबंधी क्वेश्चन क्या होती हैं? ये क्षमताएं सीमित रहती है और साथ ही साथ तेजी से बढ़ती है, स्थिर होती है कि घटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो, जो भी 6 से 11 साल के बच्चे हैं उनको कुछ भी आप बता दीजिए तो वो क्या करते हैं? तेजी से सीख जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेजी से बढ़ती है। सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के लिए, पांचवा क्वेश्चन। 6 से 11 वर्ष के बच्चों पर आमतौर पर किस प्रकार की खेल गतिविधि में रुचि रखते हैं? ये जो 6 साल के जो बच्चे रहते हैं, अकेले खेलना उनको देखिए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, रचनात्मक खेल उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, केवल मानसिक खेल। चूँकि 6 से 11 साल के बच्चे हैं तो उनको मानसिक खेल में भी अभिरुचि बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नियमबद्ध समूह खेल, समूह में जो खेल है वो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं 6 से 11 साल के बच्चे, ठीक है? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 6 से 11 वर्ष के बच्चों की सामाजिक विशेषता क्या होनी चाहिए या होती है? केवल परिवार से जुड़ाव, समाज से अलगाव, समूह में सहयोग करना या अकेलापन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए समूह में सहयोग करना। जो भी उनके दोस्त यार हैं, अगर किसी से वाद विवाद होता है तो वो लोग तुरंत क्या करते हैं? वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं। तो जो समूह में सहयोग करना इनका क्या होता है? प्रमुख विशेषता होता है। पीजेड के अनुसार 6 से 11 वर्ष के बच्चों में किस मानसिक प्रक्रिया में पारंगत होते हैं ये? काल्पनिक सोच, संग्रहित जानकारी, संरक्षण, आत्म केंद्रित सोच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संरक्षण, कंजर्वेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कौन सा कारक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है? ठीक है, कौन सा कारक बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं? तो तुलना करना, किसी से कंपेयर करेंगे तब नहीं, प्रोत्साहन देना, ये हो सकता है, सजा देना, आलोचना करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोत्साहन देना, बी नंबर इज करेक्ट, ठीक है?
किसी भी छोटे बच्चे को 6 से 11 साल के मध्य अगर कोई भी बच्चा है उनको अगर मोटिवेट करिए, प्रोत्साहन करिए तो उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग क्या करते हैं और कठिन मेहनत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन के लिए। इस उम्र में बच्चों को कौन सी रणनीति से अनुशासन सिखाना उचित है? जो 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी रणनीति अपनाएंगे कि अनुशासन वो लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे? जैसे कठोर नियम बनाना, धमकी देना, संवाद और सहयोग करना और डराना। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये कुछ अनुशासन वाले रणनीति हो सकते हैं। अब 4 चीज़ों में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? संवाद और सहयोग। संवाद और सहयोग करेंगे तो जो बच्चों में जो सीखने की जो लालसा होती है, वो क्या हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चे हैं उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें केवल किताबों में बांध देना चाहिए, उनकी कल्पना को उड़ान देना चाहिए, समय सीमा से दबाना चाहिए, हर गलती पर टोकना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उनकी कल्पना को उड़ान देना चाहिए। वो जो भी सोचते हैं उनको और थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, केवल अच्छी चीज़ों को, ना कि कोई गंदी विचारधारणा को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनकी कल्पना को उड़ान देना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जो 6 से 11 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उसमें किस प्रकार के शिक्षा विधि सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं? व्याख्यान आधारित, रटंत विद्या, खोज आधारित, मौन अवलोकन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खोज आधारित। वो लोग खोज करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम क्या चीज़ें नए नए चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, जो बचपन में कुछ लोग खेल प्रशिक्षण करते हैं, वो चीज़ कैसे होते हैं, कोई अगर व्याख्या करेगा तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यही चीज़ें वो अगर खोज करते हैं किसी भी चीज़ का तो उनको और अधिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा और वो अपना दिमाग में उसको बैठा कर रखेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि 6 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चे किस प्रकार के व्यवहार से सीखते हैं? 6 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वो दंड आधारित, अनुकरण आधारित, केवल मौखिक निर्देश, गुप्त संकेत। दंड आधारित से तो सीख नहीं सकते हैं, केवल मौखिक निर्देश से भी वो लोग सीख नहीं सकते हैं और इसके साथ साथ गुप्त संकेत से भी वो लोग नहीं सीखेंगे। ठीक है, वो सीखेंगे अनुकरण आधारित, यानी कुछ चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको बताएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल किताब पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मौन रखना चाहिए, उदाहरण के द्वारा पढ़ाना चाहिए या सिर्फ गृह कार्य देना चाहिए? देखिए, केवल किताब पढ़ा करके उनको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, या बच्चों को हम शांत रख करके भी अगर कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। सिर्फ गृह कार्य देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने सिर से पैर तक विकसित होता है? जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा जा चुके हैं और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसीलिए वहीं से मैं उठा करके ये सारे क्वेश्चंस को बनाया हूँ। ये जो विकास का सिद्धांत है ये अपने सिर से पैरों तक विकसित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समीप दूर सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सीमाफो लोडाकल का सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत। ये अलग अलग सिद्धांत हैं जो सिर से पैर तक इसका जो क्वेश्चन था कि सिर से पैर तक की विकसित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 14 सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिफालो कॉडल सिद्धांत के अनुरूप ये चीज़ें बताया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, बालक का सर्वांगीण विकास किसका परिणाम है? जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का, और केवल शिक्षा का। जो 15वां नंबर है इसमें देखिए, केवल आनुवंशिकता वह पीढ़ी है या वह चीज़ें हैं हम बोलेंगे जिसमें क्या होते हैं, सहज प्रक्रिया होते हैं जो पैदा होने से पहले ही उनमें एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, और वातावरण के द्वारा जो सर्वांगीण विकास है ये 2 चीज़ से लेकर बना होता है, जो आनुवंशिक और वातावरण दोनों चीज़ से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन,
कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, और बात करते हैं नैतिक विकास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 17वां नंबर का, कौन सा विकास मापा जा सकता है? अब देखिए, जो मापने की जो विकास है उसको क्या मापा जा सकता है? नैतिक विकास को मापा जा सकता है क्या? नहीं मापा जा सकता है। सामाजिक विकास को भी नहीं मापा जा सकता है और भावनात्मक विकास को भी नहीं नापा जा सकता है। इसका जो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, शारीरिक वृद्धि जो भी होंगी वो 6 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, हम उसको टेप से क्या करते हैं, नाप सकते हैं। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया किस प्रकार की सीखने की अक्षमता है? ठीक है, जो डिसलेक्सिया है वो किस प्रकार के सीखने की क्या होती है, अक्षमता है? तो लिखने की कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पढ़ने में कठिनाई होती है, जिसको ये चीज़ें डिसलेक्सिया होती हैं उसको क्या होती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उसी प्रकार जो डिसग्राफिया होती हैं उससे जो पीड़ित होते हैं जो बच्चे, उसमें क्या सीखने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, समस्याएं होती हैं। तो जो डिसग्राफिया होते हैं उसको लिखने में दिक्कतें होती हैं। किस में होती हैं? लिखने में दिक्कतें होती हैं। बी नंबर इज करेक्ट। ठीक है, एडीएचडी में बच्चों को मुख्यतः किस समस्या का सामना करना पड़ता है? जो एडीएचडी है उसमें बच्चों को किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है? तो केवल पढ़ने में समस्या, ध्यान केंद्रित करने और अधिक सक्रिय रहने में की समस्या, ठीक है, केवल सुनने की समस्या, और बात ही केवल क्या होते हैं, बोलने की समस्या होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने और अधिक सक्रिय रहने की समस्या हो जाती है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है उसमें भी आया है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया होते हैं ऐसे बच्चों को किस तरह की सहायता दी जानी चाहिए? जो डिसलेक्सिया होती हैं उसमें लिखने में क्या होती हैं, दिक्कतें होती हैं, सॉरी पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। तो जो पढ़ने में दिक्कतें होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? तेज़ी से पढ़ाने वाली तकनीक, विशेष शिक्षण और धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन, केवल समूह में पढ़ाना, कोई सहायता ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, विशेष शिक्षण और धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन उनको होती हैं, तब जाके वो सीख सकते हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, डिसग्राफिया का कारण मुख्यतः क्या होता है? जो डिस्ग्राफिया है उसका क्या मुख्यतः कारण होता है? शारीरिक दुर्बलता, मस्तिष्क के मोटर कौशल से संबंधित हिस्सों में समस्या, कम पढ़ाई, सुनने की समस्या। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क के मोटर कौशल से संबंधित हिस्सों में समस्या। तो इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं जिससे जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें समस्या देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, 6 से 11 वर्ष के जो उम्र की जो किस प्रकार की नैतिक समझ विकसित होते हैं? पूर्ण नैतिकता, आत्म केंद्रित नैतिकता, नियम आधारित नैतिकता और नैतिकता का अभाव। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? नियम आधारित नैतिकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वां नंबर का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नियम आधारित नैतिकता। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो जो जीन पियाजे है उसका संज्ञानात्मक विकास किस पर केंद्रित है? कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, कैसे बच्चे समाज में रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कैसे बच्चे सोचते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का केंद्र है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वृद्धि की विशेषता नहीं है? अब जो वृद्धि की विशेषता है इसको समझिएगा, मात्रकता होती है। ठीक है, ये तो सही है, चलिए मात्रकता होती है। कह रहा है ग्रोथ की विशेषता नहीं है, यह मापी जा सकती है, जो वृद्धि है उसको मापी भी जा सकती है, मात्रा के रूप में भी किया जा सकता है। यह सीमित समय तक चलती है, जो वृद्धि एक सीमित समय तक चलती है। यह जीवन भर चलती है क्या? नहीं चलती है। इसका जो जीवन भर है वो वृद्धि थोड़ी होते रहता है। 6-7 फीट के होने के बाद, 5 फीट के होने के बाद उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि निम्न में से कौन विकास को प्रभावित नहीं करता है? जो विकास है उसको कौन सा प्रभावित नहीं करेगा?
पोषण नहीं करेगा, आनुवंशिकता नहीं करेगा, शिक्षण नहीं करेगा, जलवायु परिवर्तन नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा चीज़ें ये नहीं करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? शिक्षक। निम्न में से कौन विकास को प्रभावित नहीं करता? तो पोषण तो विकास को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, आनुवंशिकता भी विकास को प्रभावित कर सकता है, जलवायु परिवर्तन भी विकास को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक विकास को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है समीप दूर सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल्स एंड प्रिंसिपल्स, किसे दर्शाता है? ठीक है, जो इसमें आंसर दिया गया है वो है शरीर के केंद्र से दूर अंगों का विकास, सिर से पैर की ओर विकास, अंदर से बाहर की ओर विकास, केवल बाहरी अंगों का विकास। समीप दूर सिद्धांत मतलब पास से आपको कहाँ जाना है? दूर जाना है। तो इसका क्या होगा? शरीर के केंद्र से दूर अंगों का विकास। ए नंबर इज करेक्ट। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी शरीर के केंद्र भाग से दूर अंगों तक विकास होगा, वो समीप दूर सिद्धांत को दर्शाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चे एक सक्रिय निर्माता होते हैं, यह विचार किस सिद्धांत में है? ठीक है, तो इसका व्यवहारवाद दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया हुआ है, नैतिक विकास सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कि बच्चे एक सक्रिय निर्माता होते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसको पियाजे ने दिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कौन सा कारक बालक के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक बालक के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो क्या करता है? पोषण, खेल, भाषा, शैक्षिक वातावरण। मानसिक विकास को कौन अधिक प्रभावित करता है? तो पोषण करता है, खेल करता है, भाषा करता है, शैक्षिक वातावरण करता है। तो ये सब के सब थोड़े थोड़े करते हैं, लेकिन जो शैक्षिक वातावरण है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत कब हो जाती है? तो 6 महीना से तो होता ही है, 1 वर्ष से हो जाता है, 2 वर्ष से हो जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही कुछ कुछ सुनने लगते हैं और कुछ कुछ समझने भी लगते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ZPD, जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो ये पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ZPD है वो किस से संबंधित है? कौन सा मनोवैज्ञानिक से? तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किस उम्र में बच्चा अनुकरण करना शुरू करता है? अनुकरण यानी सीखना वो शुरू कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? 6 महीना से वो क्या करना शुरू कर देता है? सीखना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। हालांकि समझना कब से शुरू कर देता है? जन्म से ही, ठीक है, लेकिन अनुकरण करना 6 माह से शुरू करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्न में से कौन अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अधिगम का प्रकार कौन नहीं है? अनुकरण, प्रयास और त्रुटि, कंडीशनिंग एंड आनुवंशिकता। ये तीनों चारों में से कौन नहीं है अधिगम का प्रकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता अधिगम का प्रकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता जो होता है वो क्या होता है? वो सहज प्रक्रिया है, वो जन्म से पहले ही उसमें क्या हो जाता है? डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं अटेंशंस, जिसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अधिगम का संबंध है किससे है? अटेंशंस एंड अधिगम का संबंध किससे है? कोई संबंध नहीं है। और अनुदेश अधिगम का विरोध है। अनुदेश से अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम से अनुदेश प्रभावित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। अनुदेशन से अधिगम प्रभावित होता है। अनुदेशन से अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। विकास के किस चरण में बच्चे में तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती हैं? विकास के किस चरण में बच्चे तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती हैं? संवेदी चरण में, औपचारिक परिचालन चरण में, पूर्व परिचालन चरण में और संवेदनशील। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, औपचारिक परिचालन चरण में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बाल्यावस्था का कौन सा विकासात्मक चरण शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को समेटता रहता है? तो नवजात अवस्था हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्य अवस्था
विकासात्मक चरण शारीरिक और मानसिक दोनों को विकास के रूप में क्या करता है, वो समेटता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि कौन सा हार्मोन लड़कों में शारीरिक विकास के लिए मुख्य है। देखिए, जब हार्मोन की बात करते हैं तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये एस्ट्रोजन, इसके साथ एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये तो होता है फीमेल हार्मोन, इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है मेल, जिसको लड़कों में शारीरिक विकास के लिए जाना जाता है, तो किसको, टेस्टोस्टेरोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि विकास की कौन सी प्रक्रिया में बच्चे का व्यवहार, सोच और भावनाएं समय के साथ स्थायी रूप से बदलती रहती है, ठीक है। विकास की कौन सी प्रक्रिया में बच्चे व्यवहार, सोच और भावनाएं समय के साथ स्थायी के रूप में बढ़ती रहती है, जिससे वृद्धि हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, उसके बाद फिर परवरिश हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 39वां क्वेश्चन, एक बच्चे के विकास में पर्यावरण का क्या महत्व है। कहता है ये एक बच्चे के विकास में पर्यावरण का क्या महत्व है, कोई प्रभाव नहीं है, कहता है। फिर बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है, उसके साथ साथ इसके बाद केवल आनुवंशिकता ही प्रभावित करती है और विकास को ये रोकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे के विकास को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है, पर्यावरण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों में आत्म अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है। अब जो आत्म अनुशासन है, कड़ी सजा दे करके तो विकसित नहीं किया जा सकता है, उसके बाद भय से भी विकसित नहीं किया जा सकता है, कुछ उपेक्षा से विकसित भी नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा और समर्थन देकर इसको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, या कहते हैं आत्म अनुशासन से इसमें विकसित किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, 41वां क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष की जो आयु में होते हैं, कौन सी प्रेरणा प्रभावी होते हैं, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, सामाजिक दबाव और धमकी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाहरी प्रेरणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, किस प्रकार की बुद्धि इस उम्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो किस प्रकार की बुद्धि हैं 6 से 11 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमूर्त, व्यवहारिक और मूर्त और बौद्धिक, ये तीनों में से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आया होगा और साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इसको तैयार करने में, और पूरे एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो भी डीएड बीएड के जो एग्ज़ाम है वो 2025 में अभी सडनली होने वाला है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे प्रिपेयर हो गए होंगे। थैंक यू।